So very good morning guys, and in today's video lecture we are going to talk about कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी संसार में जितने भी संविधान हैं हम उनके बारे में इस वीडियो सीरीज़ में, टोटल कुछ मैं सीरीज़ बनाऊंगा, उन सब में हम चर्चा कर लेंगे। सारी जितनी भी संसार की संविधान है, जैसे प्रमुख प्रमुख ब्रिटिश का संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, कुछ फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड आई होप कि आप सब अवेयर होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आज की इस वीडियो लेक्चर में। और हम देखेंगे बहुत सारा सब कुछ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और क्या जो है दो देश के कॉन्स्टिट्यूशन आपस में एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। हम यहाँ तक कि देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हम जो है इस वीडियो सीरीज़ के बाद देखेंगे। हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, एंड इवन हम इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, ताइवान। ये वही ताइवान है गाइस जिसके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और ताइवान को लेके। एंड फिर हम देखेंगे देयर आर मैनी कंट्रीज़ में, यहाँ पे मतलब मेंशन भी नहीं कर सकता कि हमें कितना कुछ यहाँ पे बात करनी है एंड डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ में। जैसे कि मैं आपको और बता दूँ, एस्टोनिया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुछ नहीं होता, एक देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो भी वहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, वो सारी चीज़ें होती है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी होती है। और मैं फॉर मोर ओवर बात करूँ तो सोमालिया एंड थाईलैंड, टोगो, तो ये आप देख रहे हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ है। मैं यहाँ पे इवन मेंशन भी नहीं कर सकता। एवं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारे देश, हमारे पूरी वर्ल्ड में, हम उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल में। आपको हर एक पॉइंट में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। और जैसे इसमें तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का। अब चलते थोड़ा सा जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इराक हो गया, यूएई हो गया, तो ये भी बहुत सारी जो है यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जिनके हमें कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने हैं। बट आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, रिटर्न होता है, अनरिटर्न होता है, और उसमें फर्दर हम देखेंगे कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इतना कुछ देखने के बाद जब हम इतना समझ जाएंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकारें कितने फॉर्म की होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कितने फॉर्म के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद फिर हम सीधा सीधा जो है बेसिक, एक ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे कि क्या फीचर्स हैं उसके, कब बना था, क्या बना था। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है नीचे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम जब ये देख लेंगे ना, क्योंकि अभी जो हमारा मेन फोकस है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूंगा कि कितने आर्टिकल्स है, क्या है, और कितने कैसे ऑर्गन्स है, कहाँ पे क्या डील करता है, और गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन कौन से कहाँ पे कौन से आर्टिकल्स में डील करती है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होएगा वो होगा कंपैरिजन between constitution of UK and
USA, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यानी कि ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक हम जो है इसमें बेसिक क्या डिमार्केशन लाइंस हैं, क्या अलग करती हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को, और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम समझेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इसी वीडियो लेक्चर बिना कोई देरी किए। और उससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और साथ में अपने दोस्तों और फ्रेंड्सों के, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो हो सकता है उनके काम आ जाए। तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, विदाउट एनी हसल एंड बसल। और हाँ, मैं ट्राई करूँगा जो मेरा मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि होता ये है अनुमम कि जो है देखने वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हिंदी में भी समझ में आता है और इंग्लिश में भी समझ में आता है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फोकस होकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे मीडियम रहेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जानने से पहले मैं आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा होगा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं। गाइस, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, और वो 3 अंग हैं। पहला तो हो जाता है लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाना। उसके बाद दूसरा ऑर्गन होता है मेन, वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है वो जो लॉज लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना। और तीसरा जो ऑर्गन होता है मेन, यार आप पिलर भी बोल सकते हैं, वो है तीसरा जो है जुडिशरी, यानी कि जो कोई भी लॉ बनाए गए हैं और उनको किस हद तक एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न्स दिए हैं उनका जो है हनन तो नहीं करते, उनको वायलेट तो नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो है जुडिशरी चेक करता है, यानी कि जुडिशरी कीप्स एन आई इन बोथ द ऑर्गन्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण मतलब सेपरेशन हो गया पृथक्करण और पावर हो गया शक्ति। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर ये होता है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, ये अपने अपने लेवल पे काम करती हैं, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। और सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी यहाँ पे कौन सी होती है, जुडिशरी की होती है, यानी कि जो न्यायिक शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जुडिशरी पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये जो है चेक ऑन करती है किस पे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक करती है कि ये अपने दायरे पे रह के काम कर रहे हैं, और इस चेकिंग पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आपने कई बार नाम सुना होगा जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो आई होप ये आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते, और वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। और गाइज ये मेरी आपसे ना मतलब रिक्वेस्ट है कि संसाधनों के अभाव के कारण जो है ये वीडियोस जो है आपको हिलती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सो एज सून एज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ जो है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट, जो कुछ भी नीड होता है एक अच्छी स्टडीज़ के लिए, तो वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि वो स्टैंड वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें, वो खैर ये सब बात करने की नहीं है यहाँ पे, बट उसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना है गाइस, दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और मैं भी पूरे अपने दिल से आप लोग को सारी नॉलेज शेयर करूँगा, आपको जो है आपका फंडा क्लियर करूँगा गाइज। मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर यही है। तो अभी तक आपने इतना कुछ समझा, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब तो जैसे कि मैंने बात कही थी कि आज की हमारी वीडियो लेक्चर में सबसे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन अनरिटन, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गाइस वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन नॉलेज बहुत है, और आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने से ये बिल्कुल हेल्प करेगी आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन सी, मतलब कितने टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, सो इसकी भी एक अपनी रोचक बात है। तो देखिएगा, इस पुराने टाइम पे जब राजा रजवाड़ों का टाइम हुआ करता था तब हुआ करती थी मोनार्कियल गवर्नमेंट, यानी कि राजा वगैरह यहाँ पे रूल किया करते थे। राजा भगवान का रूप माना जाते थे। राजा ने जो बोल दिया वही जो है सर्वोपरि होता था, वही सोवरेन होता था, यानी किंग इज अबव द लॉ। किंग ने जो बोल दिया वही लॉ है। यहाँ पे जो है बहुत सारी अनारकी अराजकता फैलने लग जाती थी, क्योंकि किंग जो है कभी भी किसी के खिलाफ अगर गलत डिसीजन करता था तो ये होता था कि वहाँ पे जो है अन्याय हो जाता था उस पर्सन के संग, ठीक है, यानी कि जस्टिस नहीं हो पाता था। और भी जो है बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो समझेंगे हर एक पहलू को। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती थी, और उसके बाद बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको बताई है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आज हमें मॉडर्न फॉर्म में ऑफ गवर्नमेंट में देखने के लिए मिलती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एंड उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आप देखेंगे थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये आप जो है नाम से ही समझ रहे होंगे ऑटोक्रेटिक क्या होती है, जिसमें अपनी मनमानी चलती है, ठीक है, तानाशाही चलती है, ये समझ लीजिए थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। और गाइस आपको जो है एरिस्टोटल के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उनके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक बना दूंगा। और एरिस्टोटल के जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनका तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो वो है प्लेटो है, हाँ प्लेटो। और प्लेटो के भी जो टीचर थे जिनसे प्लेटो प्रभावित थे, उनका नाम था सोक्रेट्स, ठीक है। तो आमतौर से अगर आप इन तीनों को याद करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, तो इसको आप याद कर सकते हैं, स्पा होता है ना, तो स्पा से याद कर सकते हैं। एस से सोक्रेट्स, सुकरात बोलते हैं हिंदी में। पी से प्लेटो, हिंदी में भी प्लेटो ही बोलते हैं। और ए से एरिस्टोटल, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। तो ये जो सी चीज़ें हैं ये भी आपको ध्यान पे रखनी है, ठीक है। इनका भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनों को डेवलप करने में। तो हमने देखा मोनार्कियल गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। थियोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है यानी कि जो यहाँ पर है भगवानों को माना जाता है कि गॉड इज अबव एवरीथिंग, और सो गवर्नेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का जो है, भगवान की सरकार, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये शब्द आपने सुने होंगे शायद, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और हो जाएगी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। साथ में आप देखेंगे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जितना भी सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और जो है इंडिविजुअल को यहाँ पे जो है कोई हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं पे जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोल सकते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यही जो है दोनों में डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो आप सब जानते ही होंगे, संसदीय शासन। प्रेसिडेंशियली गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति शासन जहाँ पर होता है। और ये सारी चीज़ें जो है इस हद तक मैं आपको समझा पाया हूँ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती है। तो अभी तक हमने कितनी देखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट।
हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें कवर करने के लिए। तो ये होते हैं रिटन और अनरिटन, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनलिखित संविधान। ठीक है, यानी कि वो संविधान जहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो लिख के मेंशन की गई हैं, ठीक है, लिख के जो है कहीं पर एक स्पेसिफिकली बताई गई हैं, वो चीज़ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन यानी कि जहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो कंपैरिजन हम दो कंट्रीज़ का लेंगे, वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, एंड वो है दूसरा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या शॉर्ट में आप अमेरिका कह लीजिए। तो आई होप कि आपको इन दोनों में चीज़ें समझ में आती होंगी कि यूके क्या है और यूएसए क्या है। यूके में कौन सारी कंट्रीज़ आती हैं, यूएसए में कौन सारी कंट्रीज़ आती है। तो अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, अमेरिका खुद एक कंट्री है और अमेरिका में करीबन 50 स्टेट्स है। और उसका जो फॉर्मेशन हुआ था अमेरिका का 7 स्टेट से हुआ था, 13 कॉलोनीज से हुआ था, 13 कॉलोनीज से हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम में जैसे कि आपको फेमस पता होगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड वो सारी भी तमाम कंट्रीज जो आसपास हैं इनके, जैसे आयरलैंड और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइल्स है। तो ये सारे जो है क्या आ जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में आ जाते थे। आई थिंक ब्रिटेन जो है, इससे आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि मैंने जो है इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स। तो ये सब जो है मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, गो देयर एंड चेक इट आउट राइट नाउ। ठीक है, तो आपका ही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आपको एक ही चैनल में सारी चीज़ें मिल रही हैं देखने के लिए, वो भी मैंने काफ़ी हद तक क्लियरली समझाया है। सो ये वाली चीज़ जो हम देखेंगे इन दोनों के माध्यम से देखेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इन दो कंट्रीज़ के माध्यम से देखेंगे जल्दी से। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेसिकली, जिसमें सारे भी एक्सप्रेशंस हैं, बेसिक एक्सप्रेशन है जो, ठीक है, आइडियाज़ हैं, बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, आइडियाज़ है गवर्नमेंट के, ठीक है, या फिर किसी नेशन के, वो क्या होते हैं, दे आर फॉर्मली प्रेजेंटेड इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ये चीज़ जो है यहाँ पे पिकअप लाइन है, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में, यानी कि सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आइडियाज़ वगैरह, कैसे किस तरीके से रूल वगैरह किया जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, कैसे वो देश चलेगा। तो ये वाली चीज़ जो है ये होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत। ठीक है, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन होता है। ये है खासियत किसकी, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ रिटन और अनरिटन। इसमें गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली जो है वो रिटन है, ठीक है, और यूके का जो है वो अनरिटन है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पे कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वहीं पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी लीगल डॉक्यूमेंट में जो है कंप्राइज नहीं होता, क्योंकि रिटन नहीं है तो होगा कैसे, है ना। तो नो लीगल डॉक्यूमेंट देयर। सो आप कहेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which is not contained in a legal document that can be called as a constitutional act और unwritten constitution। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली चीज है, समझ रहे हैं। गाइस मैं आपको एक बार फिर भी बता दूं, ये ऊपर जो लाइन लिखी है इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये जो है यूके जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए जो है
सॉरी यूके जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको आगे पीछे करके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा यूके ऊपर लिखा है तो यूके जो है रिटन, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये जो है ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिक जो मार्क्स में बता रहा हूँ यहाँ पर से रिटन और अनरिटन, ठीक है। तो इसको छोड़िए, या फिर आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूएसए को इस साइड लिख लीजिए और यूके को इस साइड लिख लीजिए, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पर जिस कंट्री का जो सारे प्रोविजंस है एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेस्ट अमेरिका। इसमें जो है सारे जो लीगल प्रोविजंस है इसके सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, और इस पूरे 7 आर्टिकल्स के तहत ये पूरा देश चलता है। और गाइज वहीं पे अगर बात करें कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो है बेसिकली लिखा तो होता नहीं है, तो ये जो है पुरानी रीति रिवाज कस्टम्स वगैरह से जो है चलता है। और वहीं पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है मिलके बना होता है। जैसे कि मैंने इसमें बताया था सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, इसमें नो सच सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन सिंगल नहीं होते, और हो सकता है कि वो जो है लिखित भी हो या वो अनलिखित भी, मतलब वो अनरिटन भी हो। ज़्यादातर अनरिटन ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम से हम समझेंगे कि देखिए कि क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है इसका संविधान का निर्माण होता है। जैसे मैग्ना कार्टा है, ठीक है। मैग्ना कार्टा 1215 में ये आया था। जब हम इंग्लैंड यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे पिटीशन ऑफ राइट। तो गाइस एग्ज़ाम में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है किस देश से संबंधित है, पिटीशन ऑफ राइट जो है किस देश से संबंधित है। तो वहाँ पे आप तुरंत अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। सो पिटीशन ऑफ राइट जो है ये 1628 का एक चार्टर होता था, जो पुराने टाइम पे राजा वगैरह एक ऐसे करके एक राजपत्र होता था। यहाँ पे डंडी टाइप की लगी होती थी, ये लकड़ी का होता था, और उस समय पेन होती नहीं थी। सो यहाँ पे जो है ये ऐसे ऐसे करके कुछ लिखित में दे देते थे, यानी कि प्रोक्लेम कर देते थे। तो वो चीज़ हो जाती थी चार्टर, और चार्टर कुछ भी नहीं है। फिर जो है इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स आया, और फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर आया आपका कि जो पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी ना, पार्लियामेंट फॉर्म कैसे हुई थी आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, राजा को जो है मार दिया गया था, ठीक है। किंग जॉन हुआ करते थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉन या जेम्स जो भी है, तो उनको जो है मार दिया गया था। तो उनके जो प्रधानमंत्री टाइप के हुआ करते थे, फिर उन्होंने जो है पूरा शासन संभाल लिया था, और उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। सो हम देखेंगे पांचवी चीज़ क्या है कि सर्टेन स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सर्टेन स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सारी चीज़ें हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। खासकर जो है हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपने देखी हैं गाइज, और अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो बेसिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, जैसे कि मतलब बहुत हार्ड टाइप का, ठीक है, जिसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट यानी कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है कहने का मतलब है उसमें काफ़ी इजीली जो है चेंजेस अमेंडमेंट किए जा सकते हैं,
तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। पहला डिफरेंस आपने देखा था लीगल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जहाँ पे मैंने बोला था कि जो कुछ भी है इट इज़ फॉर्मली प्रेजेंटेड एज सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। कुछ देश के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे भी जहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस सेवरल डॉक्यूमेंट्स में दिखेंगे, ठीक है, सेवरल डॉक्यूमेंट्स में। एक्सेप्शन है, कुछ कुछ कंट्रीज हैं। और इसका सबसे बेस्ट और बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है रिटन है, लेकिन वो सेवरल डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ का। जैसे कि वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी प्रोविजंस है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में है, डॉक्यूमेंट है वहाँ का कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। साथ में जो है डिफरेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, यानी कि सेवरल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। और साथ में कुछ जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक किताब। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाती है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन सेवरल डॉक्यूमेंट, सेवरल फॉर्म, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। सो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आप समझे कि उसका जो है नेचर कैसा होता है, रिजिड होता है, इजीली अमेंडमेंट नहीं होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे अमेंड करने के लिए जो है 3/4 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है। यानी कि अगर मान लीजिए अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं कांग्रेस, है ना। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं पार्लियामेंट, तो वैसे ही अमेरिका में हम बोलते हैं कांग्रेस। अब कांग्रेस में सपोज एक छोटे से एग्जांपल 100 मेंबर्स हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि 400 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के बिल को लेके वहाँ पर उनको अमेंड करना होगा, अपनी जो है पावर दिखानी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सहमति लेनी होगी 3/4 ऑफ 400। तो 3/4 ऑफ 400 कितना हो गया, यानी कि 300% हो गए। यानी कि 400 में से जब तक 300% ना बोल दें इस चीज़ को अमेंड करना है, तो वो चीज़ अमेंड नहीं होगी। तो देखिए कितना कठोर है, यानी कि सिर्फ 100 बंदे जो हैं रह जाएंगे यहाँ पर। अगर 300 किसी चीज़ को चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, तो वहाँ पे जो है मेजोरिटी पोर्शन कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया में जो है ऐसा नहीं है, इंडिया का एक एक्सेप्शन है। इंडिया को हम बोलते हैं पार्शली रिटर्न, मतलब पार्शली जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्शली फ्लेक्सिबल है। क्यों, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है नेचर में, क्वासी फेडरल, ठीक है। 2 टर्म जो है आपको मैंने और बोले थे, जैसे कि यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी का मतलब होता है संघात्मक, फेडरल का मतलब होता है, बस इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो कोई भी वर्क होएगा एक पर्टिकुलर कंट्री में वो अपने अपने लेवल में होगा। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पे जो सारी पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, और जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पावर जो होती हैं एलोकेट होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पावरफुल होता है। इसका आप एग्जांपल ले लीजिए अपना इंडिया, यानी कि जहाँ पे हर किसी स्टेट के पास अपनी अपनी प्रोविज़न से पावर्स हैं, ठीक है, अपने स्टेट में एक्ट लाने के लिए, ठीक है, वो उनके स्टेट तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, फॉर्म ऑफ क्वासी फेडरल, यानी कि यूनिटरी का फीचर्स भी मिलता है, फेडरल का फीचर भी मिलता है। यूनिटरी का मतलब वहाँ जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल के पास अल्टीमेट पावर होती है किसी भी चीज़ को अमेंड करने की। फेडरल वहाँ पे जितने भी स्टेट्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, स्टेट जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आते हैं। और फेडरल वो हो जाता है जहाँ पे स्टेट के पास भी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये समझ लीजिए अमेरिका, ठीक है। ये जो अमेरिका है, अमेरिका में
हर किसी स्टेट के पास अपनी अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अपने अपने तरीके से रूल करते हैं। ओके, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट 50 कॉलोनी 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो हर किसी कंट्री का जो है अपना फ्लैग होगा, ठीक है, हर किसी कंट्री का अपना फ्लैग होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपनी सिटीज़न होगी। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हम देखने के लिए हमें देखने को मिलती है इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि यही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक डिफरेंस जो है बताना। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। तो गाइस, फिर आपने देखा कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड क्या होता है। तो गाइस, वही वाली बात आ जाती है कि कोडिफाइड डॉक्यूमेंट वही होता है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, और अनकोडिफाइड में जिसमें सेवरल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सब समझे अच्छे से। का एग्जाम्पल हम फिर से वही यूके, यूएसए और यूके से लेंगे, ठीक है। तो यूएसए में जो है सिंगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने बताया, और वहाँ पे सब 7 आर्टिकल्स है। और सॉरी, यूएसए में, और यूके में जो है, यूनाइटेड किंगडम में, डिफरेंट सोर्सेज से जो है इसके प्रोविजंस लिए गए हैं। और वो डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं? स्टैट्यूट लॉ, कन्वेंशन, कॉमन लॉ। आई होप ये इन सब का मतलब आपको समझ में आता होगा, है ना। ऑथोरिटेटिव वर्क, एंड यूरोपियन यूनियन लॉ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिमार्क करती हैं। तो गाइज, ये हुआ, ठीक है। और एक बेसिक डिफरेंस में आपको अमेरिका और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊं, यानी कि यूएसए और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक डिफरेंस बताऊं कि यूएसए में क्या चलता है। यूएसए में किसका रूल चलता है? यहाँ पे चलता है रूल ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी जो है ज़्यादा पावरफुल है। और यूके में वहीं पर जो है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट यहाँ पे सोवरेन है, यहाँ पे जुडिशरी सोवरेन है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको एलोबरेट करके बता दिया था, मतलब ऐसे डिटेल, मतलब ऐसे लिख के बता दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता दूंगा लास्ट में। लेकिन फिर अभी हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे, रिटन, अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होता है वो काफ़ी रिजिड होता है। अनरिटन में क्या होता है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसको अमेंड करना आसान होता है। और दूसरी बात, और ये चीज़ हमने देखी इन सब चीज़ों में। अब देखते हैं थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में जो है कंपेयर करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी। तो गाइस, अगर फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है मैं आपको लाइन से यहाँ पे बता देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कैसे, कब, कहाँ। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वाज 395 आर्टिकल्स। कंपेयर भी करते रहे ना, अमेरिका में जो आपने देखा अभी तक सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इट मेक्स इट्स अ शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये है काफ़ी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। कब, जब ये बन के तैयार हुआ था ना, कब बन के तैयार हुआ था? ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और कब ये पूरा कमेंस हो गया था, मतलब
पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 डेट याद रखेंगे, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें थी। और आज की डेट में हम देखेंगे तो वी हैव मोर देन 460 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं? अमेंडमेंट के थ्रू होती हैं। समय के साथ साथ जो है कानूनों में भी चेंज होता रहता है, ठीक है। कानून कुछ नहीं है, एक बेसिकली लोगों को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, लोगों का रहने का तरीका चेंज होता है, वैसे वैसे कानून में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और पार्टिकुलरली जो है 1950 में ये हमने इन्फोर्स किया। ओके, और मैं क्या आपको बता सकता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? हाँ, कि ये जो है इसमें जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो ना तो ज़्यादा रिजिड है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसको जो है हम वही दोनों जो है यूएस और यूके को प्रोविज़न्स को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि यहाँ पे जो है अमेंडमेंट करना ना तो ज़्यादा रिजिड है, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसलिए हम जो है इसको नाम देते हैं क्वासी फेडरल। क्वेश्चन भी आता है कि गाइस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो क्वासी फेडरल है, ठीक है। ये कहना काफ़ी वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको कुछ प्रोविजंस बता दूं क्वासी फेडरल के, क्यों हमें हमारे देश को क्वासी फेडरल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब वो कैसे? यूनिटरी और फेडरल कैसे? यूनिटरी में देखिए भाई गाइस क्या होती है, सारी पावर एलोकेशन किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। और फेडरल में पावर्स जो होती हैं वो स्टेट में होती हैं, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे सेंटर सोवरेन होता है। अब यूनिटरी का एग्जांपल हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि आमतौर पे जो है हर स्टेट के पास अपनी अपनी जो है रेगुलेशंस रूल्स हैं, अपनी तरीके से चलाते हैं। लेकिन जब कभी भी आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारी जो है स्टेट्स की पावर किसके पास आ जाती है? वो आ जाती है सेंटर के पास। यहाँ पे सेंटर जो है पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और गाइस ये सारी चीज़ें हमने देखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें मैंने आपको जैसे बताया काफ़ी लेंदियस इसका जो है वो हो रही है, सो काफ़ी लेंदी वीडियो हो रही है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। और अब हम लास्ट में अपना टॉपिक कवर करेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड यूएसए, यानी कि यूके और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंपैरिजन कर लेंगे, वो भी शॉर्ट में। तो हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो है आपको याद हो गया होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूके और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई है, और यूएस का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए इसमें भी क्या है डिमार्केटिंग लाइन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, काय का? स्टेट का एज वेल एज गवर्नमेंट का। वहीं पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड होता है। और यहाँ पे जो भी इसकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अकाउंटेबल होती हैं किसके प्रति? प्रेसिडेंट के प्रति। सो गाइस जब हम रेफरेंस देख रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म में कि यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मोस्ट पावरफुल इंसान है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जैसे एज अ नेम इट सजेस्ट प्रेसिडेंट इज मोस्ट पावरफुल। ओके, और जो सारा खेल है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बताए थे उन्हीं का है लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव, आई होप हिंदी में आपको नाम याद हो गए होंगे, जुडिशियरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हिंदी में बोलते, ठीक है। सो इन्हीं का आपस में जो है ये सारा खेल है, और ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म के बीच में एक डिफरेंस जो है क्रिएट करती हैं। जैसे कि दूसरा डिफरेंस मैं आपको यहीं से बता दूं कि देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है ना कि एग्जीक्यूटिव जो ये होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है कार्यपालिका, ये किसके निधीन होती है, लेजिस्लेटिव की, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ओके। वहीं पे जो अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। सो दूसरा जो डिफरेंस आप समझ लीजिए, वहीं पर एक और डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो बॉडीज़ होती हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये मिलके काम करती हैं, ठीक है। वहीं पर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इंडिपेंडेंटली काम करती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओके। अब एक एग्जांपल आप इंडिया का ही ले लीजिए, क्योंकि इंडिया में भी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके द्वारा चुने गए कुछ अदर मिनिस्टर्स, जो कि क्या काम करेंगे, कैसी भूमिका निभाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव। और ये किसके पार्ट होते हैं गाइस, ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही तो होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जब पार्ट होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव और क्या लेजिस्लेटिव आपस में सेपरेट है? जी नहीं, बिल्कुल, ये जो है आपस में एक दूसरे से सम्मिलित हैं, एक दूसरे से जो है मेल खाते हैं, एक दूसरे के ही पार्ट हैं। वहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। और मैं बता दूं कि एक और डिफरेंस कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ वही जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको एक पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर क्या होते हैं, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं। वहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेजिस्लेचर के जो ऑर्गन होंगे, लेजिस्लेचर के जो पार्ट होंगे, लेजिस्लेचर के जो मेंबर होंगे, उन्हीं में से जो है प्रेसिडेंट बनेगा, उन्हीं में से जो है मिनिस्टर्स बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि पर्सन आउटसाइड फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाहर के सारे पर्सन भी जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको खाली एक इंट्रोडक्शन टाइप की एक वीडियो लेक्चर बनाई थी, हालांकि जो है बड़ी हो गई है। सो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। सो मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाइज़ का, और बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।